अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके होस्ट एक बार फिर नए नावल के साथ आई हैं। तो चलते हैं आज के नावल की जानिब और पढ़ते हैं कि आज का नावल आपको कैसा लगता है। बहुत ही डिफरेंट हवेली बेस्ड फनी बेस्ड रोमांटिक नावल है रूड है हीरो के साथ। और इस नावल की जो हीरोइन है वो डॉक्टर हीरोइन है और बड़ी चुलबुली सी शरारती सी हीरोइन है और इसकी हैप्पी एंडिंग है। तो नावल आपको बहुत पसंद आएगा। अपने लाइक्स कमेंट्स और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हमें इसकी बड़ी बेताबी से इंतज़ार होता है। यही हमारी हौसला अफजाई होती है। लिसनर्स, आप हमारी बहुत अच्छी सी फैमिली हैं। खामोश होकर ना नावल सुना करें और ना ही रीड किया करें। अपनी थोड़ी सी काविश हमारे साथ शेयर किया करें। जो लाइक कमेंट्स और शेयर की खुशी में होता है सूरत में, तो उसका हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी होता है। तो जल्द पढ़ते हैं आज के नावल की जानिब। बेड पर बैठी हाथ घुटनों पर टेक लगाते हुए गिर्द लपेटते हुए आंखों में ढेरों नमी लिए वो दीवार पर नजरें जमाए बैठी थी। लेकिन ध्यान के सारे पंछी इस जालिम शख्स के इर्द गिर्द घूम रहे थे जो इससे ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन दूर तो था ना। आपने मेरा यकीन नहीं किया। मेरा तो कोई यकीन करता ही नहीं था, लेकिन आप तो करते थे। आपने मुझे खुद से कैसे दूर कर दिया। बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे। घुटनों पर सर रखते हुए वो उस शख्स से शिकवा कर रही थी जो कुछ ही महीनों में उसकी पूरी जिंदगी बन बैठा था। अजलान बख्त लाशारी। गाड़ी के अंदर बैठता वो अपने नाम के पुकार जाने पर रुका था। मगरूर तासरात लिए वो लापरवाही से पलटा था जब सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी तरफ नफरत से गुस्से से बढ़ा था। तुम्हारी ये जुर्रत, तुम मेरे सामने आओ। उसके गरेबान एक झटके से पकड़ता वो बुलंद आवाज में चीखा था, अजलान बख्त मेरी बात सुनो। अजलान बख्त के थप्पड़ के बायस उसकी बात अधूरी रह गई थी। बेगैरत इंसान, मेरा नाम उस अपनी इस गंदी जुबान से लिया तो जुबान काट दूंगा। मुक्के पर मुक्का बरसाता हुआ उस इंसान पर बरसाता कोई वैशी ही लग रहा था। बख्त छोड़ो, इससे मर जाएगा वो। ह्याम ने सूरत से उसे थामते हुए समझना चाहा, ऐसे गंदे इंसानों का मर जाना ही बेहतर है। बीच में मत आओ, आज मैं इसे जान से मार दूंगा। अजलान बख्त उसे मारते हुए नफरत से चिल्लाया था। नीचे गिरा जख्मी शख्स अब उस बेहोश हो चुका था। इर्द गिर्द एक भीड़ सी जमा हो गई थी, लेकिन अजलान बख्त को कौन रोकता। इन सब को अपनी जिंदगियां प्यारी थी। ह्याम ने जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठा दिया था और ड्राइवर को गाड़ी निकालने का इशारा किया। ह्याम जल्दी से खुद उस जख्मी वजूद की तरफ जल्दी से बढ़ा और अजलान बख्त गरेबान के बटन खोलता, गहरे गहरे सांस लेता, सीने से लगाया था। सुर्ख सफेद पसीने से तर होता चेहरा सीना मसलने लगा था। सुर्ख सफेद चेहरा पसीने से तर हो चुका था। होंठ पीछे और सीने में होते दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। साहब, आपके डॉक्टर के पास ले चलूं? दीनू काका ने उसकी तरफ पलटते हुए परेशानी से पूछा था। नहीं, घर चलें। बाहर की तरफ देखते हुए उसने स्पाट अंदाज में कहा, जिस पर दीनू का तासिब से अपने साहब को देखकर रह गए। पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखते ही वो नाक मुंह चढ़ा कर ही रह गई थी। फिर अपने बाप को देखने लगी, जिनका चेहरा आज अनोखी खुशी से चमक रहा था। वो क्यों ना खुश होते। आज 15 सालों बाद वो अपने वतन वापिस लौट आए थे। जरगून गाड़ी में बैठे डैड की पुकार पर सर झटकती हुई गाड़ी के अंदर बैठी उफ इतनी डस्ट हवा से उड़ती हुई मिट्टी को देखते हुए नाक मुंह चढ़ाकर रह गई थी। आप ही वो देखें, ऑरेंज के कितने बड़े बड़े बागात हैं। हनी के हिलाने पर वो बाहर की तरफ देखने लगी और फिर एक तगड़ी घोड़ी से अपने भाई को नवाजा। डैड, हम कब पहुंचेंगे? बेजारी से पूछा गया था। बस हम बेटा पहुंचने वाले हैं, आजम साहब ने बाहर के मनाजिर देखते हुए खोए खोए से अंदाज में कहा था। जरगून ने गुस्से से सर झटका। आधे घंटे के बाद एक महल जितने बड़े घर के आगे गाड़ी रुकी थी और बड़े से ब्राउन दरवाजे के आगे बहुत से लोग खड़े थे, जैसे वो उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हों। बड़े आगा जी। आजम साहब दौड़ते हुए अपने बाप के गले लगे थे। आजम आगा साहब ने बहुत शफकत से अपने छोटे बेटे को अपनी बाहों में भरा था। जरगून बिना ब्लैक ग्लासेस उतारे सबको देख रही थी, जैसे उन चेहरों को पहचानने की कोशिश में हो। बेटा इधर आओ। दादी रुकैया ने उसे मोहब्बत से अपनी तरफ बुलाया। वो हल्की सी मुस्कान होंठों पर से जाती उनके गले लगी थी। फिर ना खत्म होने वाला मिलने का सफर शुरू हुआ और सबके गले मिलते वो थक चुकी थी। चलो सब अंदर, अब बैठकर मिलना। आगा जी के कहने की देर थी कि सब जरगून को खींचते हुए ले गए थे। आजम साहब भाइयों के पास बैठे और उन सब से बातचीत कर रहे थे। हनी और वो कभी एक दूसरे को देखते तो कभी सामने बैठी यंग जनरेशन को, जो दोनों को देखकर कम घूर ज्यादा रहे थे। उन्हें अपनी मगरूर सी कजन कुछ खास पसंद नहीं आई थी। यार आप ही हमें क्यों ऐसे घूर देख रहे हैं?
हनी ने जरगून को कोनी मारते हुए पूछा था। मोटे देख नहीं रहे, घूर रहे हैं, जलते हैं हमारे स्टाइल से, मगरूर से लबो लहजे में कहती हुई बड़ी नजाकत से गिलास को पकड़ती होंठों से लगा गई थी और आखिर उन्हें इम्प्रेस भी तो करना था। हाय मैं जरगुल, एक बहुत प्यारी सी शक्ल की लड़की, अपना तारुफ करवाया। मैं जरगून आजम और ये हन्नान मेरा छोटा भाई। जरगून ने हल्की सी मुस्कान से अपना और अपने भाई का तारुफ करवाया। मैं तुम्हारा सबसे तारुफ करवाती हूँ। जरगुल अपनी जगह से खड़ी होती हलू से मुस्कान से बोली थी, ये अमारा है हबीब चाचू की बड़ी बेटी, ये शाजिम है अमारा का भाई, ये मलिहा है शाजिम से छोटी, ये माला है, ये अरसलान है नवीद चाचू के बच्चे, ये हुमा है हमारी फूफो की छोटी बेटी, हियाम भाई के घर पर नहीं है, वो बड़े हैं हुमा से और हम सब भी, और मैं तुम्हारे मुनीब चाचू की छोटी बेटी जरगुल हूँ। आप ही घर पर नहीं हैं, हम दो बहनें हैं। जरगुल ने सबका बहुत तफसील से तारुफ करवाया। जैसे जैसे सबका तारुफ करवा रही थी सब उसे हाथ मिलाए जा रहे थे। वो और हनी भी जवाबन खुश इखलाकी से हाथ मिला रहे थे। यार आप ही इन्हें एक दूसरे के नाम कैसे याद रहते होंगे? हनी ने कन्फ्यूजन से उससे पूछा था। पता नहीं मेरे भाई, मैं खुद परेशान हूँ, मुझे भी तो इन सब के नाम भी भूल चुके हैं। जरगू ने लाचारी से होले से अपने भाई को जवाब दिया। जवाबन वो भी सर हिला कर रह गया। क्या आप हम दोनों को हमारे रूम सिखाएंगी? असल में मैं थक चुकी हूँ, बैठने में रिलैक्स होना चाहती हूँ। जरगू ने जरगुल से कहा, जबकि नजरें अपने बाप पर थी जो भाइयों के पास बैठे उन्हें तो भूल ही चुके थे। शोर आओ मेरे साथ, जरगुल कहते हुए सोफे पर से खड़ी होती हुई बाईं साइड को कॉरिडोर की तरफ मुड़ी थी। वो दोनों भी जल्दी से अपनी अपनी जगह से खड़े होते जरगुल के पीछे तेजी से बढ़े थे। बड़ी कोई वखरी लड़की है भाई, मगरूर कहेगी, शाजम ने उसकी पुष्ट को देखते हुए कहा था। तुम तो ठीक कह रहे हो, अरसलान ने सर हिलाकर उसकी बात की तायद की थी। नहीं यार, वो अभी तो आई है, कौन सा हमें ठीक से जानती है, आहिस्ता आहिस्ता हमसे गुल्ले मिलेगी ना। मलिहा ने अपनी नाकचड़ी कज़न की साइड ली और असल में जरगून उसे बहुत अच्छी लगी थी। अमारा ने गुस्से से सर झटका, क्योंकि उसे भी वो ज़रा अच्छी नहीं लगी थी। नई जगह होने की वजह से उसे सारी रात नींद नहीं आई थी। रात के 3 बजे उसे नींद आई, तब की सोई वो सुबह के 11 बजे उठी थी, वो भी कितनी बार दरवाज़ा नॉक होने पर। क्या मुसीबत है यार, एक तो कोई चैन से सोने भी नहीं देता। तकिए पटकते हुए वो झिंझलाई थी। घुंघरियाले बालों में चेहरा छुपा हुआ था। बाल थे कि बहुत घने और हद से ज़्यादा कर ली, और उसे अपने बाल ज़रा भी पसंद नहीं थे। तभी फ़ोन की बीप बजी। डैड की 10 मिस कॉल, और एक तो उन्हें ज़रा चैन नहीं। अपने बच्चों को परेशान करके रखना उन्हें अपना फ़र्ज समझते हैं। नाक के नथने फैलाती वो बेजारी से बड़बड़ाई, क्या मज़े की लाइफ थी मेरी, सीधा उठा कर यहाँ ले आए। बैग से कपड़े निकालती वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी। तैयार होकर वो बाहर आई, लंबे से कॉरिडोर से होती सीधा हॉल में आई, और हॉल में कोई नहीं था। ये सारे कहाँ गए? खुद से हैरत से बड़बड़ाती हुई वो बाहर आई। जब उसे रुकना पड़ा, सारे लोग साथ वाले बने घर के लॉन में जमा थे। घर बिल्कुल साथ बना हुआ था, कोई दीवार बीच में हाइल नहीं थी, बस एक लंबी सी क्यारी थी जिसकी वजह से दोनों घरों के गार्डन अलग अलग थे। दरवाज़ा भी एक ही था जो बहुत बड़ा था। ये सब उसकी तरफ क्यों गए, और ये घर किसका है? वो सोचती हुई धीमे कदमों से उनके घर के लॉन की तरफ बढ़ी, जब एक चमचमाती हुई सफेद करोला से एक बहुत सोबर सा शख्स बाहर निकला। वाइट सूट पर ब्लैक वास्कोट पहने, ब्लैक ही ग्लासेस लगाए, घनी मूंछों वाला वो शख्स हल्की सी मुस्कान से आगा जी की तरफ बढ़ा था। ये कौन है? वो हैरत से बड़बड़ाई और बारी बारी सबसे स्पार्ट अंदाज में मिल रहा था। बाबा, छोटी सी बच्ची येलो फ्राक में थी और उसकी तरफ दौड़ी थी, जो वो अचानक से नीचे बैठा और सपाट तासरात शफकत में बदल थे। थोड़ी पर उंगली रखे वो सबको देख रही थी। जब जरगुल ने उसे देखा और जरगुल मुस्कुराते हुए उसके करीब आई थी। ये हमारे अजलान भाई हैं, हम सब इन्हें बड़े भाई कहते हैं क्योंकि ये सब कजन्स में से बड़े हैं। जरगुल ने उसके उलझन वाले तासरात को देखते हुए बताया। ओ तो ये हाकान ताया के बेटे हैं, उसने समझकर सर हिलाते हुए कहा। हाँ, जरगुल उसके बिखरे बाल देखकर मुस्कुराई। सॉरी, मैं ऐसे ही बाहर आ गई, असल में मुझसे बेड काफ़ी के बगैर कोई काम नहीं होता, जब तक हलक से ना कोई उतरे। बाल वगैरह नहीं बनाती, आप मुझे किचन बताते हैं, मैं खुद काफ़ी बना लूँगी। जरगून ने उसकी नज़रें अपने बालों पर महसूस करते हुए जल्दी से वजाहत दी। सॉरी जरगून, बड़े भाई के आने की खुशी में मैं तुम्हें काफ़ी देना भूल गई, हालांकि मुझे पता है तुम काफ़ी पिए बगैर बेड से पाँव तक नीचे नहीं रखती। जरगून शर्मिंदगी से बोली। इट्स ओके, और मैं अपने काम खुद करती हूँ, आप मुझे बस किचन का बता दें। वो सामने अपने भाई को इस शख्स के गले लगते देखकर जरगुल से बोली। हनी के सर पर प्यार से हाथ रखता फेर कर वो अंदर की तरफ बढ़ा था। बाकी सारे अफराद भी उसके पीछे बढ़े थे। वो बच्ची गोद में उठाए उसकी नज़रों से ओझल हो गया। ये बच्ची, वो बच्ची की तरफ इशारा करती हुई जरगुल की तरफ मुड़ी। ये बड़े भाई की बेटी है हूँ। जरगुल गहरा सांस लेती धीमे लहजे में बोली तो नजरें झुकी थी।
پھر خود پر قابو پاتی وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی کچن کی طرف بڑھی۔ زرغون سر ہلاتی ہوئی اس کے پیچھے چلے گی۔ بابا میں نے آپ کو کتنا مس کیا تھا، ہنا کے معصوم لہجے پر انہوں نے بہت محبت سے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے۔ آپ میرے لیے کیا کیا لائے ہیں؟ ہنا نے تجسس سے آبرو اچکا کر پوچھا، اور اس کی آبرو اچکانے کی عادت اس نے اپنے باپ سے چرائی تھی۔ بہت کچھ جو میری جان کو چاہیے تھا، انہوں نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ اگر ان کے جینے کی کوئی وجہ تھی تو ہنا تھی، ورنہ ان کی زندگی میں ایسا کوئی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا جس کے سہارے وہ عمر کاٹتے۔ دینو کاکا میرے بیگ لے آئیں روم سے، اور سب بچوں کو بھی بلا لائیں۔ وہ 3 ماہ بعد آؤٹ آف کنٹری سے واپس آئے تھے۔ اپنے کزنز کو وہ بچوں کی طرح ٹی کرتے تھے۔ ہنا کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے پیچھے کھڑے دینو کاکا کو حکم صادر کیا۔ جی اچھا، دینو کاکا کہتے ہوئے چلے گئے۔ ہنا کے سر پر تھوڑی اٹکائے وہ سامنے لگی پینٹنگ کو دیکھنے لگی، جس میں صحرا کا منظر تھا۔ ایک لڑکا سر جھکائے ریت پر بیٹھا، دونوں ہاتھ کی مٹھیوں میں ریت بھری ہوئی تھی۔ یہ پینٹنگ اسے بہت پسند تھی۔ یہ پینٹنگ بھلا بنائی کس نے تھی؟ بڑے آغا یعنی شفقت لشاری اور چھوٹے آغا جی عنایت لشاری، یہ 2 ہی بھائی تھے، گاؤں کے سب سے زیادہ میر اور محترم خاندان، اور وہ 3-4 گاؤں کے آغا جی تھے، اور لوگ اپنے مسئلے مسائل لے کر انہی کے پاس آتے تھے۔ گاؤں بہت بڑا تھا، جہاں اور بھی بہت سے امیر خاندان آباد تھے۔ بڑے آغا جی کے 3 بیٹے تھے، حاقان، حبیب اور اعظم۔ حاقان صاحب کی 2 شادیاں ہوئی تھی، پہلی بیوی سے ان کا بیٹا اذلان بخت اور دوسری بیوی کے ساتھ اسلام آباد ہوتے تھے۔ حبیب صاحب ان کی بیوی نگہت ہے، جو کہ ان کی خالہ زاد بھی ہے۔ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے، امارہ، شاذم اور ملیحہ۔ تیسرے نمبر پر اعظم صاحب ہیں، جو شادی کے بعد باہر سیٹل ہو گئے تھے۔ زرغون 6 سال کی تھی جب وہ آسٹریلیا شفٹ ہوئے تھے، جبکہ حنان کی پیدائش وہیں کی تھی۔ ان کی بیوی عالیہ ہارٹ اٹیک سے فوت ہو چکی تھی۔ آج سے 10 برس پہلے اعظم صاحب بہت مشکل سے سنبھلے تھے۔ انہیں اپنی بیوی عالیہ سے بہت محبت تھی۔ پھر آسٹریلیا میں پے در پے ہوتے حادثے انہیں اپنوں سے بہت دور لے گئے تھے۔ عنایت لشاری شفقت لشاری سے چھوٹے تھے، اور ان کے 3 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جو بیوگی کے بعد انہی کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ عنایت لشاری کینسر کے موذی مرض سے آج 5 سال پہلے انتقال کر گئے تھے، اور ان کی بیوی بھی ان کے پیچھے ہی چل بسی، منیب، نوید اور شہلا۔ منیب بڑے ہیں، جن کی شادی 7 والے گاؤں میں ہوئی تھی، اور ان کی بیوی سنبل بہت جھگڑالو طبیعت کی مالک ہے۔ انہیں اپنے امیر مائکے پر بہت مان ہے۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، زرش اور زرگل۔ اس کے بعد سیالہ ہیں، جن کے 2 بچے ہیں۔ نوید صاحب کی بیوی نیلا ہے، ان کے 2 بچے ہیں، ارسلان اور مارا۔ اس کے بعد سیالہ ہیں، ان کے بھی 2 ہی بچے ہیں، حیام اور خما۔ سب آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، اور اس گھر میں بڑے آقا جی کی ہی حکومت چلتی ہے۔ وہ جو وہ کہیں، چھوٹوں پر بڑوں کو بھی سب کو وہی ماننا پڑتا ہے۔ آقا جی کو سب سے زیادہ عزیز ان کا بڑا پوتا اذلان بخت ہے، جسے انہوں نے خود پالا پوسا ہے، اور پھر اسے ہائر اسٹڈی کے لیے امریکہ بھیج دیا تھا۔ ان کے کہنے پر ہی سیاست میں آئے تھے۔ اس گھر میں جہاں اذلان بخت کو بہت پیار ملا ہے، کچھ لوگوں انہیں ترحم آمیز اور حقارت کی نگاہوں سے بھی دیکھتے تھے، جس سے وہ بہت خار کھاتے تھے۔ بالکنی میں کھڑا وہ چونکا تھا، سبھی ایک انجانا سا وجود، کانوں میں ہینڈ فری لگائے، رف ٹراؤزر پر رف سی بلیک کمبینیز پہنے ہوئے، گھنگریالے بالوں کی اونچی پونی بنائے وہ لون میں دوڑ رہی تھی۔ وہ ورزش کر رہی تھی۔ اس نے ہونٹ پینچے ہوئے سامنے بنے گھر کی بالکنی پر کھڑے وجود کو دیکھنے لگا، جو مسلسل اپنی غلیظ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اوئے! وہ سگریٹ نیچے پھینکتا ہوا غصے سے پنکارا، جس پر وہ وجود بکھلاتے ہوئے اندر کہیں غائب ہوا تھا۔ پھر اسے دیکھا جو اپنے کام میں مصروف تھی۔ اندر جاؤ، وہ اوپر سے ہی اونچا سا بولا تھا۔ کانوں میں ہینڈ فری نکالتی نہ سمجھی سے وہ اس کی اوپر کی طرف دیکھنے لگی۔ لب پیچھے کھڑے وجود کو اپنی طرف دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ کیوں؟ اس نے کمر ہاتھ پر رکھ کر حیرت سے پوچھا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں اس لیے۔ وہ اس کی طرف وہ ریکنگ پر ہاتھ رکھ کر جھک کر سرد لہجے میں بولا تھا۔ ایویں خالہ جی کا راج ہے کیا؟ میرا گھر ہے، جہاں دل کرے گا وہاں جاؤں گی، کمر پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہینڈ فری پھر سے کانوں میں ٹھونستی، پھر سے دوڑنے لگی۔ بدتمیز لڑکی، وہ غصے سے بڑبڑایا جب وہ فون کی بجتی بیپ کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں رمزی، کیا بنا اس کیس کا؟ اپنے وکیل سے بات کرتا وہ سامنے بنے گھر کی چھت کی طرف دیکھنے لگا، جو اب ویران تھا۔ گہرا سانس خارج کرتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرگل نے ایک طرف ہو کر اسے گزرنے کا راستہ دیا۔ حیام نے لب پینچ کر اس کا چہرہ دیکھا جو سپاٹ تھا، نظریں جھکائے وہ فرش پر دیکھ رہی تھی۔ زرگل، 1 کپ کافی بنا دو، حیام نے ہولے سے کہہ دیا۔ نہیں، اس کے چہرے کو سپاٹ نظروں سے دیکھتی وہ آگے بڑھ گئی۔ پیچھے کھڑا وجود ساکت رہ گیا۔ زرگل، جو اس کے کام دوڑ کر کب بن کہے کر دیتی تھی، لیکن آج کہنے پر انکار کر گئی تھی۔ غلطی تو میری ہے۔ گہری سانس لیتا وہ خود سے بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وجود پر اچانک سے ایک بے نام سی تھکن چھا گئی تھی۔ آج رات کا کھانا تم اس طرف کھاؤ گے؟ آغا جی نے بہت محبت سے اس سے فرمائش کی تھی۔ آغا جی، آپ میری طرف کھا لیجئے، میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا ان لوگوں میں۔ وہ سر جھٹک کر بولا، بیٹا یہ تمہارے اپنے ہیں، اب تو تمہارے تایا اعظم بھی آئے ہوئے ہیں، ان کی ہی کی طرف آج کھانا
रात का खाना हमारी तरफ खाओ। बेटा, आगा जी ने बहुत प्यार से उसे समझाया। आगा जी का लहजा हमेशा इससे बात करते हुए बहुत धीमा होता था। बाकी सबके साथ वो बुर्दबार और रौब से पेश आते थे। मैं ताया आजम को अपनी तरफ इनवाइट करने ही आया था, लेकिन वो घर पर नहीं है। उनका हाथ अपने सफ़ेद मजबूत हाथ में पकड़ता वो स्पार्ट लहजे में बोला, ज़मीनों पर गया है नवीद और हबीब के साथ, आज रात डेरे पर ही रहेंगे वो। आगा जी उसके सिल्की ब्लैक चमकते बालों पर नज़र जमाए बोले थे, ओके, फिर आप ताया की बेटी और बेटे को कह दीजिएगा कि आज रात का खाना वो मेरी तरफ खाएं। वो कहता हुआ दरवाजे की जानिब देखने लगा। मैं कमरे में आ जाऊं? पुश्त पर हाथ बांधे कमरे के बीचों बीच खड़ी वो आगा जी से इजाज़त तलबगार थी। आ जाओ। आगा जी ने संजीदगी से उसे इजाज़त दी। आगा जी, मुझे 3 दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए, मुझे कोई घुमाने फिराने नहीं ले गया कोई। आप मेरे लिए किसी अच्छे से हॉस्पिटल का बंदोबस्त का करें। उनके करीब आती वो मुंह बसोर का हस्पताल का बंदोबस्त कहने पर अजलान बख्त ने चौंक कर उसे सर से पैर तक देखा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। वो जो हॉस्पिटल का बंदोबस्त करने को कह रही थी। शाह आजम और अरसलान से हमने कह दिया आज वो ले जाएंगे तुम्हें घुमाने, लेकिन ये हॉस्पिटल का क्या चक्कर है? आगा जी ने हैरत से बोले, क्या मतलब? आपको पापा ने नहीं बताया? मैं एक होनहार डॉक्टर्स जरगून आजम हूँ। मैं वहाँ डॉक्टर थी, अपना कमाती थी, अपना खाती थी। मैं इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। बाप दादा का खाना मुझे पसंद नहीं। फहर से गर्दन अकड़ा कर कहती वो दोनों को खुद को देखने पर मजबूर कर गई। बचपन से जवानी तक अपने बाप दादा के ही खाती आई हो तुम, या फिर बचपन से ही इंडिपेंडेंट थी? तन से कहता वो खड़ा हुआ था। अजीब लड़की है। जरगून ने घूर कर उसकी पुश्त देखी जो कहकर रुका नहीं था। दादाजी, ये इंसान इतना सड़ा हुआ क्यों है और ये इतना धीमा क्यों बोलता है? आगा जी के बेड पर बैठती हुई वो गुस्से से बोली, तमीज़ से बात किया करो, बड़ा है वो तुमसे। आगा जी ने उसे घूरते हुए समझाया था। बड़ा बेशक तंज पे तंज करता रहे, अब इतना भी नहीं बड़ा कि वो नाक चढ़ाकर कहती वो आगा जी को दांत पीसने पर मजबूर कर गई। हमारे खानदान की लड़कियां नौकरियां नहीं करती, हम इज्जतदार लोग हैं। तुम्हारे बाप ने शायद तुम्हें बताया नहीं कि हमें औरतों का नौकरियां करना सख्त नापसंद है। आगा जी ने बड़े आराम से उसके सर पर बम फोड़ा था। क्या? लेकिन पापा ने तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। वो हैरत से बड़बड़ाई। अब पता चल गया ना, जाओ घूमो फिरो और हमारे आराम का टाइम है। आगा जी बेमरवती से कहते हुए लेट गए। जरगून ने घूर कर उनकी बंद आंखों को देखा, फिर गुस्से से पैर पटकते हुए बाहर आई। जहाँ सीढ़ियों पर शाज़म बैठा हुआ स्मोकिंग कर रहा था। हाल में कोई नहीं था, शायद इसीलिए बड़े रिलैक्स अंदाज में सूटे पे सूटा लगा रहा था। स्मोकिंग वेरी बैड हैबिट, ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। उससे दिल और होंठ दोनों स्याह पड़ जाएंगे तुम्हारे। फिर रोते रहना खुद को। करीब से आती उसकी आवाज़ पर वो बौखलाकर खड़ा हुआ था और हाथ से सिगरेट छूटकर नीचे जा गिरी थी। मैं पी तो नहीं रहा। वो बौखलाकर जल्दी से अपनी सफाई पेश कर रहा था। तो क्या सूंघ रहे थे? कमर पर हाथ रखती वो मुस्कुराकर बोली, देखो अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। शाहजम खुद पर काबू पाता हुआ गुस्से से बोला, अब तक कितनों का गला काट चुके हो और मैं कितने नंबर पर आती हूँ? वैसे मैं आगा जी को भी बता दूंगी, ताया जान को भी। आंखों में ढेरों शरारत लिए उसका पसीने से तार चेहरा देखकर वो मुस्कुराकर बोली थी, क्या चाहती हो? शाहजम ने दांत पीस कर गुस्से से पूछा। गहरा सांस लेती उसकी छोड़ी हुई सीढ़ी पर बैठ गई। पहले ये बताओ इस घर में गोश्त क्यों नहीं पकता? उसके चेहरे को देखते वो गुस्से से बोली, क्योंकि बड़े आगा जी और बड़े भाई को नहीं पसंद गोश्त की कोई भी इकसाम। वो उसके साथ बैठता हुआ बोला, मुंह बनाकर बोला, ये भला क्या बात हुई? उनको नहीं पसंद, वो ना खाएं तो मैं तो रोज़ गोश्त वाली डिश खाती हूँ। यहाँ तो 3 दिन से सब्जियाँ पर सब्जियाँ पक रही हैं। वाह भाई वाह। बहुत गुस्से से वो बोली थी। बचपन में बड़े आगा जी पर किसी जिन का साया था, तब से उनके पीर ने उन्हें गोश्त की कोई भी किस्म खाने से मना कर दिया और बड़े भाई को वैसे भी ही गोश्त वगैरह पसंद नहीं, इसलिए हम नहीं बनाते और ना ही गोश्त इजाज़त है गोश्त की कोई डिश वगैरह बनाने की। इस पर तफसील से जवाब जरगुल की तरफ से आया था। हा हा हा, माय गॉड, कैसे तुम लोग इतनी पाबंदियों में रह लेते हो? वो पहले तो कहकर लगागी, फिर बाद में संजीदगी से बोली, हमें तो आदत है। जरगुल कंधा उचकाकर बोली, मैं ये फजूल पाबंदियाँ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। मैं आज़ाद फ़ज़ा में रहने वाली शहरी हूँ। शाज़म आगा जी कह रहे थे शाज़म और अरसलान के साथ बाहर जाकर गांव की वगैरह की सैर कराओ। वो खड़ी होती दोनों को देखती हुई बोली, अरसलान तो शहर गया है, रात को आएगा। जरगुल ने परेशानी से कहा, मैं नहीं जानती, मुझे बाहर लेके चलो। वैसे भी कौन सा मुझे अरसलान की टांगों से चलना था? जरगुल ने सर झटक गुस्से से बोली ओके, बाकी सब तो सो रहे हैं, ऐसा करते हैं मैं और शाज़म तुम्हें घुमा लाते हैं। जरगुल भी अपनी जगह से खड़ी होती बोली, आ जाओ बाहर दोनों। शाज़म गुस्से से कहता हुआ बाहर निकल गया। मैं चादर ले आऊं? जरगुल कमरे में चादर लेने के लिए भागी। हनी कहाँ हो तुम? यम बाहर जा रहे हैं, अगर जाना है तो 2 मिनट में हाल में आ जाओ। मोबाइल पर जल्दी से मैसेज टाइप करते वो बाहर की तरफ बढ़ी थी। कुछ ही वक्त में माला हनी भी आ गए थे। वो चारों ही पैदल बाहर निकल गए थे। पीछे एक मुलाजिम भी था जिसके हाथ में बड़ी सी
کلاشن کوف تھی، وہ رئیس خاندان سے ان کی دشمنی کتنی گہری تھی کون نہیں جانتا تھا۔ واو یار، کیا قدرت ہے اللہ کی۔ وہ ارد گرد گھنے جنگلات کو دیکھتی بہت پرجوش انداز میں بولی، جس پر زرگل اور ہنی مسکرا کر رہ گئے تھے۔ وہ اس کی باتیں سن کر ایک دم حیران ہوئے۔ وہ لانگ بلو شرٹ اور نیچے وائٹ ٹراؤزر پہنے، گلے میں وائٹ اسٹارر لیے، گھنگریالے بالوں کی اونچی بولی بنائے پرکشش لگ رہی تھی۔ آسٹریلیا جیسے ملک میں رہ کر اس نے کبھی شارٹ شرٹ اور تنگ جینس نہیں پہنی تھی، نہ ہی اعظم صاحب کی اجازت تھی۔ وہ ہمارا ڈیرا ہے، شاہزم نے سفید اونچی دیواروں والے استبل کی طرف آتے ہوئے بتایا۔ بہت سی گائے بھینسیں ایک طرف بندھی ہوئی تھی، دوسری طرف ایک بہت بڑا ٹیوب ویل لگا ہوا تھا۔ ڈیرا بہت بڑا تھا۔ ارے یہ ہارس کس کے ہیں؟ آئی لو الاٹ، مجھے تو ہارس بہت پسند ہے۔ دو گھوڑوں کے قریب آتی وہ ایکسائٹمنٹ میں بولی تھی۔ شاہزم اور زرگل گھبرائے۔ ایک سفید گھوڑی تھی تو ایک براؤن گھوڑا آزاد گھوم پھر رہے تھے۔ ان کے قریب مت جاؤ یار، یہ بڑے بھائی کے گھوڑے ہیں، انہیں بہت پسند ہے، صبح صبح وہ ان کی سواری ضرور کرتے ہیں۔ شاہزم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بتایا۔ تو میں کون سا انہیں اپنے نام کرنے لگی ہوں، بس بیٹھوں گی اور پھر اتر جاؤں گی۔ گھوڑے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی وہ خفگی سے بولی، تم سمجھ نہیں رہی یار، یہ بہت ڈینجرس ہے، یہ اتنا تیز بھاگتے ہیں کہ بڑے بھائی کے علاوہ انہیں کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس بار مالا نے اسے سمجھایا۔ اوف، کیا بڑے بھائی لگا رکھا ہے تم تینوں نے۔ ہنی بتاؤ انہیں میں کتنی اچھی گھڑ سواری کر سکتی ہوں، مجھ پر تو انہیں یقین نہیں آئے گا، تم ہی سمجھا دو انہیں۔ کمر پر ہاتھ رکھتی وہ ناک چڑھا کر بولی تھی، آپ ہی نے گھڑ سواری کی ٹریننگ لی ہوئی ہے اور یہ ہفتے میں ایک بار بنا پاپا کی نظروں میں آئے گھڑ سواری ضرور کرتی ہے، اور انہیں سوئمنگ بس جتنا کہا ہے اتنا ہی بتاؤ ڈفر۔ اس کی بات کاٹتی وہ غصے سے بولی تھی۔ ہنی جو روانی سے بتا رہا تھا اس کے ڈانٹے پر منہ بسور کر رہ گیا، جس پر مالا مسکرا کر رہ گئی تھی۔ 1 2 3 کاؤنٹنگ کرتی ایک بار بہت اونچی کرسی پاس کرتی ہوئی وہ ایک جھٹکے سے اس سفید گھوڑی پر سوار ہوئی تھی۔ سب ہکا بکا اسے دیکھتے رہ گئے، حتیٰ کہ کام کرتے ملازم بھی۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ گھوڑی کتنی خطرناک تھی؟ ہنی ریلیکس سے کھڑا اپنی آپ ہی کے خوش سے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور مالا ہنی کو بہت خوبصورت ینگ سا لڑکا تھا جس کی آنکھیں بالکل زرگون جیسی تھی، جس پر واضح شرارت چمکی تھی۔ ڈر کیوں رہے ہو؟ بس بیٹھوں گی، میں گھڑ سواری تھوڑی نہ کروں گی۔ ان کے پریشان چہرے دیکھتی ہوئی مسکرا کر بولی، زرگون پلیز اتر جاؤ، تمہیں چوٹ لگ سکتی ہے۔ زرگل نے پریشانی سے گھوڑی کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا، 5 منٹ اوپر بیٹھ کر فیل کر تو لینے دو، میں کون سا گھوڑا سوار کرنے لگی ہوں۔ ابھی اس نے مسکرا کر کہا ہی تھا جب گھوڑی ایک دم سے اچھلی تھی۔ زرگون نے سرعت سے اس کی گلے میں پکڑی ورنہ وہ گر سکتی تھی، جبکہ شاہزم اور زرگل پریشانی سے اس کی طرف لپکے تھے۔ جب گھوڑی ایک دم موہالی سمت کی طرف بھاگی، آہ وہ چیخی تھی۔ جب گھوڑی نے چھوٹی سی باؤنڈری پھلانگی تھی، وہ تینوں چیختے ہوئے گھوڑی کے پیچھے بھاگے تھے جو جنگل کے بیچوں بیچ سڑک جاتی ہوئی پر دوڑ رہی تھی۔ گھوڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اسے چلا لگانے تک کا موقع نہیں ملا۔ بڑے لالا بھائی کو فون کرو، زرگل نے پریشان سے شاہزم کو کہا تھا، جو پاک ہوتے چہرے سے اسلان بخت کا نمبر ملا گیا تھا، جبکہ ہنی بہت پریشانی سے اس سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں وہ گھوڑی گئی تھی۔ کام کرتے ملازم بھی پیچھے دوڑے تھے، لیکن گھوڑی ان کی نظروں سے پل میں اوجھل ہو چکی تھی۔ فاق ہوتے چہرے کے ساتھ وہ گھوڑی کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن گھوڑی نہ رکنا تھا اور نہ رکی تھی۔ وہ گھڑ سواری میں ماہر نہ ہوتی تو کب سے زمین پر گر کر خود کو زخمی کر چکی تھی، لیکن وہ ماہر گھڑ سوار تھی، ایسے کیسے گر سکتی تھی؟ گھوڑی کسی باغ میں داخل ہوئی جب گھوڑی نے ایک دم سے اسے نیچے پٹکا تھا۔ آہ 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 وہ چیختی ہوئی درخت سے ٹکرائی تھی، ماتھے چھل گیا تھا درخت کی نکیلی ٹہنیوں سے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھے گھوڑی کو سلواتے سنا رہی تھی، جب ایک انجانی سی آواز پر وہ چونک کر سر اٹھا گئی۔ سامنے کوئی 30 سال کے لگ بھگ عمر کا آدمی کھڑا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھنے لگی تھی جب اس انسان نے سرعت سے اس کے آگے ہاتھ بڑھا لیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو اگنور کرتی لڑکھڑا کر کھڑی ہوئی تھی۔ میری گھوڑی کہاں گئی؟ وہ ارد گرد دیکھتی پریشانی سے بولی، وہ تو چلی گئی۔ وہی آدمی رسان سے بولا، چلی گئی مجھے لیے بغیر؟ وہ ایک دم سے حیران ہوئی، وہ حیرت سے بڑبڑائی تھی، ہاں لگتا ہے مرنے کا کافی شوق ہے آپ کو۔ وہ گھوڑی آپ کو کسی کھائی وغیرہ میں بھی گرا سکتی تھی، آپ کی لک اچھی ہے جو ہڈی پسلی تروان سے بچ گئی ہیں۔ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا خوش اخلاقی سے بولا، آپ کی تعریف اور خاموش سے فری ہونے کی ضرورت نہیں، ایسی ویسی لڑکی مت سمجھنا مجھے۔ کپڑے جھاڑتی وہ اسے غصے سے سنا گئی، میں ایسی ویسی لڑکیوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، آپ مجھے اچھی لگی تو آپ سے بات کر لی۔ وہ آدمی سنجیدگی سے بولا، کر لی بات، اب نکلو یہاں سے۔ جوگرز کے بوٹ کے تسمے ٹھیک کرتی ہوئی باندھتی وہ ناک چڑھا کر بولی، جس جگہ آپ کھڑی ہیں یہ میری زمینیں ہیں، بلکہ چاروں طرف جتنی بھی زمینیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ سب میری ہیں۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالتا شخص مسکراہٹ ہونٹوں پر جاتا ہوا بولا، اور اسے یہ لڑکی کافی انٹرسٹنگ لگی تھی۔ شہباز رئیس کو عام لوگ کہاں پسند آتے ہیں؟ یہ لڑکی بھلے عام دکھتی تھی، لیکن اس میں کچھ ایسا تو تھا جو اس بندے کی طرف
उसकी तरफ खींचा था। थोड़े पर हाथ रखती वो चारों तरफ देखने लगा तो गुस्से से कहती हुई सड़क की तरफ बढ़ी। पीछे पीछे वो शख्स भी चलने लगा। आपको पहले कभी नहीं देखा, यहाँ कहाँ से आई हैं आप? वो शख्स बहुत मताना से बोला। मैं बड़े आगा जी की पोती हूँ, आजम लिशारी की बेटी, और हम 3-4 दिन पहले ही पाकिस्तान आए हैं। वो मफलर को ठीक करती गले में ओढ़ती हुई बिना रुके संजीदगी से बोली, जबकि पीछे आता शख्स एकदम से रुका था। चेहरे पर गुस्से वाले तासरात एकदम से छाए थे। फिर खुद पर काबू पाता उसके सामने आया था। जरगून एकदम रुकी और उसकी तरफ देखने लगी। आप कहीं तो मैं आपको छोड़ आऊं आपके घर। आंखों में एक अनोखी सी चमक लिए वो बोला जरगून। इससे पहले कि वो कुछ कहती सामने सड़क पर रुकती गाड़ी से वो गुस्से से निकला था। व्हाइट सूट पर ब्राउन चादर रखे वो शानदार शख्स उसकी तरफ आया और बिना जमीनों में कदम रखे उसे आवाज दे गया था। जहाँ चेहरे पर पथरीले तासरात से छा गए उस शख्स को अपनी कजन के साथ देखकर वो एकदम उसकी तरफ दौड़ी थी। आप गाड़ी में बैठो। उसकी बात काटता हुआ शहबाज रईस को नफरत भरी नजरों से देखता हुआ बोला। जरगुन कंधे झटकते हुए गाड़ी के खुले दरवाजे के अंदर बैठ गई। शहबाज रईस हल्की मुस्कान से वहीं खड़ा उसे देखता रहा। जवाबन मुंह से नफरत से देखता घूमकर गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी को सफेद में स्पीड में छोड़े वो पल में उसकी नजरों से ओझल हुए थे। पीछे वो आंखों में एक अजीब सी चमक लिए पलट गया। जो उसे चाहिए था वो मिल चुका था। आगा जी रैकिंग पर झुके हुए सामने खेलते हुए अपने बच्चे को देख रहे थे। फिर उनकी नजर दूर लॉन में बैठे हुए वजूद पर गई थी जो खामोशी से बैठा सामने रखी फाइल पर मार्कर से कोई निशान लगा रहा था। और उसकी जिंदगी कितनी वीरान थी उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। जरगून को बहुत डांटा था उसने, जिस पर जरगून खामोश ही रही थी कि गलती उससे की थी। शाम तक वो गुस्से से कमरे में ही बंद रही थी, लेकिन शाम को सब उसके कमरे से खींच खांच कर बाहर लॉन में ले आए थे, जहां अब वो लूडो खेल रहे थे। सबसे ज्यादा चीटिंग जरगुन की तरफ से हो रही थी। आवाज से पूरे लॉन में उसी की गूंज रही थी। आगा जी उसे देखते हुए चौंके और फिर दूर बैठे अपने पोते को देखते हुए सीधे हुए थे। जरगुन की शरारत करते हुए लड़ते झगड़ते चेहरे को देखकर मुस्कुराए थे। ये ख्याल नहीं अब आया था। वो तेजी से वहां से हटकर अपने ख्याल को हकीकत में बदलने की तदबीर करने अपने कमरे की तरफ चले गए। आहिस्ता बोलो वरना अंदर चले जाओ, डिस्टर्ब मत करो। जरगून, शाहजमाला, हनी आपस में झगड़े थे। जब उसकी संजीदगी से टोकने पर वो सब एकदम से चुप हुए थे। मुझे इससे पहले कि बहुत गुस्सा है कज़न है, अब्बा बनने का शौक चढ़ा है। जनाब को मुलाजमों के सामने झाड़ कर रखती है मुझे। मासूम को वो दांत पीसकर इतना ऊंचा बोली कि अचानक उसे देखने लगा था। आंखों में एक खालीपन था जो जरगून नहीं समझ सकी। जरगुन को देखकर तो लगता था कि वो किसी गांव से उड़कर रही है। लगता ही नहीं था वो ऑस्ट्रेलिया में इतने बरस रही। सब्जी काटती सुंबल ने नाक मुंह चढ़ाकर कहा, उसकी परवरिश भाई साहब ने बहुत अच्छी की है, इसलिए तो लगता ही नहीं है वो ऑस्ट्रेलिया में रही। साहब ने हंसकर बात करना, शरारतें करना उस पर बहुत सूट करता है भाभी। शैला ने सर चढ़कर जरगुन की साइड ली थी। रहने दो शैला, अब मेरी जरिश को देख लो। उसे देखकर कोई कह सकता है वो गाँव में रहती है, पूरी शहरी लगती है, ऊपर से इतनी खूबसूरत। जरगुन की उसके आगे पानी भरती नजर आती है। सुंबल ने गुरूर से कहा। जब शैला और निगत एक दूसरे को देखती रहेगी, अम्मी प्लीज चाय बनाकर लॉन में भेज दें। हयाम किचन के दरवाजे पर खड़ा शैला से कहता हुआ पलट गया था और लहजे में वाज़ेह थकन थी। सुंबल ने उसके रब फुलिये को देखकर सर चटका। भला ये था मेरी बेटी के काबिल। और सब्जी को दम लगती नखूबत से दिल में बोली थी, मैं 5 मिनट में भेजती हूँ मेरे बच्चे। शहरा कहती हुई चूल्हे पर चाय के लिए पानी रखने लगी। शादी कर दो, बेटे की उम्र निकल रही है आपकी, तो उस अजलान का सारा बिजनेस वही देखता है। लगे हाथ तो लड़की देकर ये फ्राइज भी अंजाम दे दो। सुंबल फ्रिज में से टमाटर निकालती तंजिया बोली। शायरा जवाबन होंठ पीछ कर चुप ही रह गई थी। भला सुंबल बेगम से कोई बातों में जीत सकता था। कैसी लग रही हूँ मैं? अभी अबरू उचकाकर पूछती हुई हनी को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। जो व्हाइट सूट पर ब्लू कलर का दुपट्टा, कंधे पर रखे घुंघरियाले बाल एक कंधे पर डाले और दूसरी तरफ व्हाइट पिन्स लगाए, वो वाकई बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन हनी की मुस्कुराने की वजह उसकी आपी थी, जो हमेशा तैयार होकर उससे किसी सहेली की तरह ऐसे पूछती थी, नजर न लगे मेरी आपी को किसी की। ऐसे खींचकर सीने से लगता है वो बोला। वो आपी का दम छलाना छोड़ना कभी कोई सुने तो कहे पता नहीं इस लड़की की उम्र गई तो कितने एक कद की। कहते हुए नाक के नथने फैलाती वो मसनूई हब्की से बोली थी, जिस पर हनी खिलखिलाकर हंसा। वैसे कहाँ जाने की तैयारी है? हनी ने कमर पर हाथ रखकर पूछा। तुम्हारे बड़े भाई की तरफ पापा और आगा जी के साथ तुम्हें चलना है। साथ सुबह का नाश्ता आज वही है हमारा। ब्लू दुपट्टा जिस पर व्हाइट लेस लगी हुई थी ठीक करती हुई नाक चढ़ाकर बोली, ये सूट उसे जरगुल ने दिया था। अच्छा आप चलें, मैं पहले चेंज कर आऊँ। हनी कहता हुआ अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वो जल्दी से नीचे की तरफ बढ़ी। जब सीढ़ियाँ उतरती वो किसी वजूद से बहुत जोर से टकराई थी।
व्हाट द हेल इज दिस? अंधी हो, देखकर नहीं चल सकती? वो रैकिंग को थामती गुस्से से बोली थी, जबकि ज़रगून ने गुस्से से उस लड़की को देखा जो ब्लैक जीन्स पर ब्लैक ही शर्ट पहने शहद रंग सिल्की बालों को कर्ल करके खुला छोड़े। वो लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। चलो मैं तो अंधी हूँ, अपने बारे में क्या हाल है आपका? आपकी तो सलामत है ना? थी ना आंखें, वो अपने देखकर चल देती। कसूर आपका था, मेरा नहीं। ज़रगून सीने पर हाथ बांधती हुई आई, आबरू उचकाकर बोली, जिस पर जरिश नहूबत से देखती हुई अपने ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई। ये पागल भला कौन थी? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स।